तो देखो आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में वो कहानी आगे बढ़ाते हैं जो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ रोके थे, आइंस्टीन के ऊपर रोक दिए थे। आइंस्टीन और हर्ट्ज के ऊपर, मतलब उससे पहले रोक दिए थे। एक बार रिकैप कर ले। हम लोग शुरू किए थे कि एंशिएंट इंडिया में ऋषि कनाट थे। उन्होंने कहा था कि लाइट किससे बना हुआ है, पार्टिकल से। सायन ने 14th सेंचुरी में कहा कि लाइट का स्पीड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है। 17th सेंचुरी में न्यूटन और हाइजन के बीच लड़ाई थी कि न्यूटन कहते थे कि लाइट पार्टिकल से बना हुआ है, पार्टिकल थ्योरी, और हाइजन कहते थे कि लाइट वेव थ्योरी पे बेस्ड है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट को पार्टिकल मान के प्रूफ हो सकता है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन लाइट को वेव मान के ही प्रूफ हो सकता है, पार्टिकल मान के प्रूफ। हाइजन ने कहा कि वेव है और हाइजन की वेव थ्योरी को लोग मानने भी लगे और तभी ये माना गया कि लाइट मैकेनिकल वेव है। लाइट कौन सा वेव है, मैकेनिकल वेव है, ये हम लोग मान लिए थे। लेकिन मैकेनिकल वेव है तो स्पेस में कैसे ट्रैवल करता है, उसके लिए स्पेस में एक मीडियम माने थे, ईथर मीडियम हाइपोथेसिस। लाइट का स्पीड बाद में फोकाल्ट और फिजो ने कैलकुलेट कर लिया था और उससे पता चला था कि लाइट का स्पीड एयर में ज्यादा होता है और वाटर में कम होता है, जबकि न्यूटन उल्टा मानता था। इसलिए हाइजन की वेव थ्योरी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। लेकिन बाद में मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली, ये कहिए थे मैक्सवेल का नहीं, यहां से आगे बढ़ना है आज हम लोग को ना। तो अब हेडिंग डालिए मैक्सवेल, मैक्सवेल, हर्ट्ज एंड आइंस्टीन। तो अब तक आपने देखा कि लाइट एक पहले पार्टिकल था, फिर वेव बना, और कौन सा वेव, मैकेनिकल वेव। अब कहानी आगे। मैक्सवेल ने 19th सेंचुरी के अंत तक, मतलब 1880-90 के आसपास, मैक्सवेल ने स्क्रोडिंजर के इक्वेशन को सॉल्व किया और ऐसा पोस्टुलेट किया, थ्योरी दिया कि दुनिया में एक और वेव एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। और ये एक ऐसा वेव होगा जिसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं होगा, ये किसी भी मीडियम में प्रोपेगेट कर सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, इवन वैक्यूम में भी। और तब तक लोग स्पेस में भी जा चुके थे और स्पेस में जाके पता चला कि भाई दुनिया वाले लोग ईथर मीडियम मान के रखे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई मीडियम है भी नहीं। तो इससे ईथर मीडियम हाइपोथेसिस डिस्कार्ड कर दिया गया और माना गया कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 1899 में, 19वीं शताब्दी के आखिरी साल में, हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर दिया। हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस कर दिया। और जब वो वेव प्रोड्यूस कर रहे थे तो प्रोडक्शन के दौरान उन्होंने एक फेनोमेनन ऑब्जर्व किया जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा फेनोमेनन ऑब्जर्व किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले इतनी बात लिखे, लिखिए। Towards the end of 19th century, towards the end of 19th century, Maxwell postulated the existence of another type of wave called electromagnetic wave, which do not require any medium, for its propagation, आगे लिखिए। In 1899 Hertz was able to experimentally produce electromagnetic wave
Hertz was able to experimentally produce electromagnetic wave. Full stop. By the time it was also observed that there is no such medium called ether in space. There is no such medium called ether in space. There is no such medium called ether in space. ये जो लाइन मैंने लिखा, तो अपना मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन खोलेंगे तो पहले पन्ने पर इसी के बारे में लिखा हुआ है कि हर्ट्ज ने प्रोड्यूस किया ईथर मीडियम हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया गया. तो पहले चेंज करके लिखिए दिस लेड टू discarding of ether medium hypothesis and considering light as electromagnetic wave considering light as electromagnetic wave. तो जो लाइट पहले क्या माना जाता था, मैकेनिकल वेव माना जाता था, अब लाइट क्या बन गया, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, ईथर मीडियम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए. तो यहां तक ये बात हुई. लेकिन हर्ट्ज जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर रहे थे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोडक्शन के साथ साथ एक फेनोमेनन और देखा गया उसी एक्सपेरिमेंट में जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था हर्ट्ज ने सिर्फ ऑब्जर्व किया, उसने एक दो बात लिखी. बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 1901-2 में लेनार्ड और हॉलविच दो साइंटिस्ट थे. इसके बारे में भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. लेनार्ड एंड हॉलविच एक्सपेरिमेंट. इन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, एक्सपेरिमेंट किए और उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज के रूप में लिखा. जिन लॉज को हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, उन लॉज को पढ़ेंगे. ये लॉज हमारे बुक में लिखा हुआ भी है, इंपॉर्टेंट भी हमारे एग्जाम के लिए. तो लेनार्ड और हॉलविच ने इस एक्सपेरिमेंट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को खूब स्टडी किया और उसके बहुत सारे लॉज दिए, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट दिया, वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वगैरह का स्टडी किया. और इस ऑब्जर्वेशन को आइंस्टीन ने अपने 1905 के नोबेल प्राइज विनिंग पेपर में कोट भी किया है. उन्होंने लेनार्ड और हॉलविच के सारे पोस्टुलेट्स को, सारे इक्वेशंस को, सारे ऑब्जर्वेशंस को लिखा और इसको लिखते वक्त ये कहा कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक जैसा फेनोमेनन है और जैसा लेनार्ड और हॉलविच के ऑब्जर्वेशंस बताते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेनन लाइट को वेव मान करके प्रूफ नहीं किया जा सकता. लाइट को वेव मान के प्रूफ, और इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेनन ये शो करता है कि लाइट एक पार्टिकल है. अब बात वहीं पर वापस आ गई. लाइट पार्टिकल था, लेकिन पार्टिकल मान करके हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए वेव माने. पहले मैकेनिकल माने, पर इसलिए मैकेनिकल नहीं था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. लेकिन वेव मान रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ नहीं हो रहा है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट को पार्टिकल मान के ही प्रूफ किया जा सकता है. तो फिर साइंटिस्ट लोगों में एक सहमति बना कि ठीक है, हम इस डायकॉटमी की दुनिया में नहीं जिएंगे. हमारा जो जिंदगी है वो डायकॉटमी की दुनिया में चलता है. ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. हम लोग सब इंसानों कैसे देखते हैं, वो इंसान अच्छा है, वो इंसान बुरा है, ऐसा दिखता है. वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बुरा है. लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जो कंप्लीटली अच्छा होता है, कंप्लीटली बुरा होता है. आप कह सकते हैं कि फलाना ईमानदार कंप्लीटली ईमानदार है, कभी ना कभी तो बेईमान हो ही जाएगा. और कोई हमेशा बेईमान हो, ऐसा भी नहीं हो सकता.
तो हम जो ये डाइकोटमी के नजर से देखते हैं कि या तो ये है या तो ये है, ऐसा नहीं होता है। दुनिया जो है वो कॉन्टिन्यूम अप्रोच पे काम करता है। किस पे काम करता है? कॉन्टिन्यूम अप्रोच पे काम करता है, मतलब एक कॉन्टिन्यूटी होती है। कभी ऐसा बिहेवियर होता है, कभी ऐसा बिहेवियर होता है, बीच में कहीं लाई करता है। कोई भी चीज कंप्लीटली एक चीज नहीं होता। तो आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट में भी डुअल नेचर है, ये वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, और ये दोनों पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं, साथ साथ रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। झगड़ा नहीं होता इनके बीच कि पार्टिकल नेचर कहता है कि वेव मत रहो और वेव नेचर कहता है कि पार्टिकल मत रहो, ऐसा नहीं है। एकदम शांति से, सद्भावना के साथ, जैसे भारत में सब लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब तक पॉलिटिकल पार्टी खुरेचे ना कि वो अलग है वो अलग अपना वोट बैंक के लिए, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर लाइट में दोनों पीसफुली कोएग्जिस्ट करता है और कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं होता। ठीक, भले हम लोग इस स्टडी के लिए जब रे ऑप्टिक्स लेते हैं तो लाइट को पार्टिकल मान के पढ़ते हैं, जब वेव ऑप्टिक्स लेते हैं तो लाइट को वेव मान के पढ़ते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो आपके चैप्टर का क्या नाम है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो रेडिएशन का डुअल नेचर क्या हुआ, समझ में आया? पहले इतना बात लिखते हैं, तो लिखिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट, बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, by the beginning of 20th century, Lenard and Holwich, Lenard and Holwich, यार देखिए इस पे लिखा हुआ है, Lenard and Holwich did extensive research on photoelectric effect, which was first observed by Hertz, which was first observed by Hertz in his electromagnetic wave production experiment, in his electromagnetic wave production experiment, in his electromagnetic wave production experiment, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट, फुल स्टॉप। उसे पैर चेंज करके लेनार्ड एंड हॉलविच postulated, Lenard and Holwich postulated that photoelectric effect phenomenon and its laws are governed by particle nature of light, which was confirmed by Einstein, in his 1905 Nobel Prize paper. Einstein in his 1905 Nobel Prize paper. ठीक है, पेज पैरा चेंज करके लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए। Einstein observed that light is made up of packets of energy. Light is made up of packets of energy called photon, which are massless energy packets. Photons का मास नहीं होता, which are massless energy packets, and based on its particle nature
and based on its particle nature, light shows the phenomenon of, based on its particle nature, comma, light shows the phenomenon of photoelectric effect. Light shows the phenomenon of photoelectric effect, which cannot be proved, which cannot be proved by taking, which cannot be proved by taking light as electromagnetic wave. Light as electromagnetic wave. Light as electromagnetic wave. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट को पार्टिकल मान के प्रूफ कर सकते हैं, वेव मान के प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो क्या सहमति बनी कि लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है। तो लास्ट पॉइंट, इस कहानी का लास्ट पॉइंट या सेकंड लास्ट पॉइंट कह सकते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, या इसी को क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है। इसे क्या बोलते हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ये निकाल लिए, इसमें लिखिए द हिस्ट्री ऑफ लाइट। द हिस्ट्री ऑफ लाइट जो हम लोग अभी तक पढ़े पूरा हिस्ट्री लाइट का, द हिस्ट्री ऑफ लाइट led to the assumption that light shows dual nature. Light shows dual nature, that is both particle, that is light shows dual nature, that is both particle and wave nature. And these two natures coexist peacefully. And these two natures coexist peacefully. These two natures coexist peacefully. ठीक है? आगे चल के दो तीन बातें और हुई। एक था कॉम्पटन। कॉम्पटन्स इफेक्ट हमारे कोर्स में नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कॉम्पटन ने भी एक इफेक्ट देखा, और कॉम्पटन्स इफेक्ट जो है ये भी लाइट को वेव मान करके प्रूफ नहीं किया जा सकता। और इस बात ने आइंस्टीन की बात को कि लाइट डुअल नेचर शो करता है इसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया। आगे चल के डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट ने, डी ब्रॉगली का ऐसा मानना था कि नेचर में सिमेट्री होता है, नेचर में सिमेट्री होता है। सर खुशी को बुला रहे हैं ऑफिस में। खुशी को ऑफिस में बुला रहे? कौन बुला रहे हैं? मम्मी आई है, सर को बुला रहे हैं। जाओ खुशी। डी ब्रॉगली ने अपने हाइपोथेसिस में ये लिखा कि नेचर में क्या है? सिमेट्री है। अगर लाइट में डुअल नेचर हो सकता है तो उस लाइट में अकेला डुअल नेचर हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस नेचर में सिमेट्री है, हर चीज में डुअल नेचर है, हर चीज डुअल नेचर शो करता है। इवन अ पार्टिकल जो मूव कर रहा है, इवन एक बस जो चल रहा है, एक फुटबॉल जो दौड़ रहा है, उसमें भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर सम्मिलित है। इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो उसने एज्यूम किया कि नेचर में सिमेट्री और ऐसा होता है। लेकिन इस हाइपोथेसिस को आगे चल के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मिले, और वो दो पॉइंट जो स्ट्रॉन्ग मिले वो पहले है बोर्स थ्योरी। बोर ने डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को मानते हुए अपना थ्योरी दिया हाइड्रोजन एटम का, और आगे चल के डेविसन और जर्मन नामक साइंटिस्ट ने, डेविसन एंड जर्मन नामक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट।
इन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है कि नहीं है? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्रैक्शन फेनोमेनन शो करता है। ऐसा फेनोमेनन शो करता है जो कि सिर्फ एक वेव ही शो कर सकता है। आप याद करिए, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन वेव का फेनोमेनन है। पार्टिकल मान के प्रूफ। तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन फेनोमेनन शो करना ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है। इस एक्सपेरिमेंट का आगे यूज भी किया गया और इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन फेनोमेनन पर ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेस्ड है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज धूमधाम से यूज हो रहा है और इनफैक्ट इसका रिजोल्यूशन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा होता है। वो लाइट के वेव नेचर पर ही बेस्ड है। और जो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड सीखते हैं कि भाई दो एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्डिंग बनता है एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से, ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर ही बेस्ड है। ये एक स्टेटमेंट भी था 2021 के जेईई मेंस में। इलेक्ट्रॉन का कोवेलेंट बॉन्ड बनाना इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे बेस्ड है। ठीक, तो इन बातों को जल्दी लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कॉम्पटन्स इफेक्ट। कॉम्पटन्स इफेक्ट Compton's effect is also based on particle nature of light. Is also based on particle nature of light. Is also based on particle nature of light. Next point, de Broglie's hypothesis. de Broglie's hypothesis. तो हम लोग यहां से फॉर्मूला भी लिखते चलेंगे। अब यहां से हम लोग का फॉर्मूला शुरू हो जा रहा है। यहां से क्वेश्चंस मिलने शुरू हो गए जाएंगे। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। तो लिखिए, डी ब्रॉगली पोस्टुलेटेड दैट। देखिए, पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? एजम्पशन, जिसका कोई बेसिस नहीं होता है, जो कुछ ऑब्जर्वेशंस को बेस मान करके बनाया जाता है। डी ब्रॉगली पोस्टुलेटेड दैट नेचर हैज सिमेट्री। नेचर हैज सिमेट्री। नेचर हैज सिमेट्री एंड सो लाइट इज नॉट ओनली थिंग that shows dual nature. Light is not only thing that shows dual nature. Rather, R-A-T-H-E-R, rather, light is not only thing that shows dual nature. Rather, every object has dual nature. Every object has dual nature. And both particle and wave characteristics. And both particle and wave characteristics. And wave characteristics. Both particle and, और इसको डी ब्रॉगलीज फॉर्मूला कहते हैं। डी ब्रॉगली ने कहा कि किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ जो होता है वो h/p के बराबर होता है। वो पहले इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज लैम्डा? इसको बोलते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। या इसी का दूसरा नाम है मैटर वेव। मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड होता है, ये एक वेव प्रॉपर्टी है। और पी क्या है? पी है लीनियर मोमेंटम। पी क्या है? जो कि एक पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। जो कि कौन सा प्रॉपर्टी है? पार्टिकल का प्रॉपर्टी। पार्टिकल के पास ही मोमेंटम हो सकता है। और ये h क्या है? h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड।
है ना। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी तो होता ही है। मोमेंटम आप जानते हैं मास इनटू एम क्या है, मास, और v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और मोमेंटम को हम लोग अंडर रूट 2m भी लिख सकते हैं, तो ये अंडर रूट 2m भी होता है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो, अगर कोई जिसको v वोल्टेज से एक्सलेट करा दे, इफ अ चार्ज पार्टिकल is accelerated by voltage, वोल्टेज को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस v, ये कैपिटल V लिखे ध्यान रखना। देन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा qv, तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा का फॉर्मूला h बाय अंडर रूट 2m, और k की जगह क्या हो जाएगा, qv। लेकिन ध्यान रखना ये v क्या है, वोल्टेज, ये सब जगह v क्या है, वोल्टेज है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बन जाएगा, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग को पता होता है कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास भी पता होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो मास भी पता है रख दीजिए, चार्ज भी रख दीजिए, और एच भी पता है रख दीजिए, सब रखेंगे तो वेवलेंथ आता है 12.27 बाय रूट v, वोल्टेज है रूट v क्या है यहाँ पे, इतना एंगस्ट्रॉम, याद रखना है 12.27 बाय रूट v। ये इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, इसके लिए होता है इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ का ये फॉर्मूला। इसको लिखिए जल्दी से, सारे फॉर्मूले जल्दी से लिखिए। लिखिए आगे, डेविसन एंड जर्मर, स्पेलिंग में लिख दूं क्या, डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। लिखिए, they observed the phenomenon of diffraction, they observed the phenomenon of diffraction by electron, which verifies the wave nature of electron, which verifies the wave nature of electron, which verifies wave nature of electron। नेक्स्ट पॉइंट इसी में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में ही, the wavelength of electron observed by Davison and Germer experimentally, the wavelength of electron observed by Davison and Germer experimentally was in excellent agreement with the wavelength calculated by de Broglie's formula was in excellent agreement with the wavelength calculated by de Broglie's formula lambda is equals to this। मतलब ना ही डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट में
ना ही सिर्फ डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किया, बल्कि जो वेवलेंथ, देखो डी ब्रॉगली का दो बात है। पहला बात तो है कि मैटर के पास भी वेवलेंथ होता है, एक बात तो ये है, और दूसरा वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है। दो बात है ना। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है, ये बात बता दिया कि ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन के पास वेव प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन के पास वेव प्रॉपर्टी है, पहला बात प्रूफ हो गया। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्टेन किया और इस डी ब्रॉगली के फॉर्मूले से पुट करके जो लाते हैं, दोनों बिल्कुल सेम होता है, मैच करता है, एक्सीलेंट एग्रीमेंट में होता है। इसका मतलब डेविसन और जर्मर का दोनों बात, फॉर्मूला भी और हाइपोथेसिस भी क्या है, सही है। सॉरी, डी ब्रॉगली का दोनों बात सही है। क्या लिखे? The wavelength of electron observed by Davison and Germer experimentally was in excellent agreement with the wavelength calculated by de Broglie's formula. Lambda is equals to 12.24 by root V angstrom. And what is V here? Potential difference या voltage, ध्यान रखना है। ठीक है? Next point. Invention of electron microscope. Invention of electron microscope. Invention of electron microscope. Invention of electron microscope bracket में has higher resolution than optical microscope. Has higher resolution. Resolution क्या होता है? कोई भी चीज को कितना क्लैरिटी से देख सकते हैं। Has higher resolution than optical microscope. मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन ज्यादा अच्छा होता है, ब्राइट क्लोज। इन्वेंशन ऑफ, तो हम लोग बात क्या लिख रहे थे? इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द थ्योरी ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड द थ्योरी ऑफ फॉर्मुलेशन ऑन कोवेलेंट बॉन्ड are also based on wave nature of electron. Are also based on wave nature of electron. ठीक है? एक पॉइंट और लिखना है डी ब्रॉगलीज में। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस was used by Bohr. ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे भी इसको डिटेल में जब बोस थ्योरी पढ़ेंगे। तो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस वाज यूज्ड बाय बोर, BOHR, बोर, इन हिज हाइड्रोजन एटम लाइक एटॉमिक थ्योरी। वाज यूज्ड बाय बोर इन हिज हाइड्रोजन एटम लाइक एटॉमिक थ्योरी। ठीक है? क्या धीरे धीरे लिखते हो यार, क्या छूट गया बताओ, क्या छूट गया? हो गया? ठीक। अब देखो, हम लोग जानते हैं वेव दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। एक और तरह का वेव हो गया, किसी मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड होगा उसको क्या बोलेंगे? मैटर वेव, जिसको डी ब्रॉगलीज वेव कहते हैं। सो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस एक तीसरा काइंड ऑफ वेव बताता है हमें, मैटर वेव के बारे में। ठीक, देखिए थर्ड, इसी मतलब नेक्स्ट पॉइंट इसी में, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस gives the existence of de Broglie's hypothesis gives the existence of third kind of wave called matter wave apart from the other two, that is mechanical and electromagnetic.
ठीक है, तो अब हम लोग 2-4 पॉइंट मैटर वेव के बारे में लिख रहे हैं। अब हम लोग 2-4 पॉइंट किसके बारे में लिख रहे हैं? मैटर वेव के बारे में। हम लोग को एक बात और पता चली कि तीसरा टाइप का भी वेव होता है, तो क्या बोलते हैं? मैटर वेव। आप वेव का अगर लेक्चर याद करोगे, मैंने उसमें बताया था कि एक और वेव होता है थर्ड वेव, मैटर वेव, जो कि पढ़ाएंगे कभी। देखो यहां पे पढ़ा है मैटर वेव, तो लिखो मैटर वेव। ये सब डी ब्रोगलीज में ही है मैटर वेव। मैटर वेव में ए पॉइंट लिखिए, इट इज नाइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर मैकेनिकल। ये ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना ही मैकेनिकल है। इट इज नाइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर मैकेनिकल। तो कल को अगर स्टेटमेंट मिले कि मैटर वेव इज लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सही करेंगे गलत करेंगे? मैटर वेव इज नाइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर मैकेनिकल। बी पॉइंट, मैटर वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। मतलब मैटर वेव वैक्यूम में चल सकता है, किसी मीडियम में चल सकता है, इसको भी मीडियम का जरूरत नहीं है। मैटर वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, ठीक है। तो कल को अगर स्टेटमेंट मिले आपके एग्जाम में कि ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, तो ये सही होगा कि गलत होगा? ठीक है, जब भी कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिलेगा ना कि ओनली लगा रहे, ऑल लगा रहे या ऑलवेज लिखा रहे, तो ये सब एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है। हमेशा कॉशियस हो जाना है कि जनरली वो स्टेटमेंट क्या होता है? गलत होता है। ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल इन, तो भाई सबके बारे में सोचना पड़ेगा पहले। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही वैक्यूम में चल सकता है, ऐसा नहीं है। एक मैटर वेव, तीसरा टाइप का भी तो वेव है, ये भी वैक्यूम में चल सकता है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, मैटर वेव रिप्रेजेंट्स the probability. Matter wave represents the probability of finding a particle in space. तो मैटर वेव का सिग्निफिकेंस क्या है? स्पेस में कोई पार्टिकल कहां मिलने का संभावना है, वो मैटर वेव बताता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैटर वेव ऑफ डी ब्रोगली। मैटर वेव ऑफ डी ब्रोगली is associated with any moving particle. Is associated with any moving particle, either charged or uncharged. Either charged or uncharged. Either charged or अनचार्ज। चार्ज हो तो भी मैटर वेव होगा, अनचार्ज हो तो भी मैटर वेव होगा। तो कल को अगर ये स्टेटमेंट लिखे कि सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के पास मैटर वेव होता है, तो ये भी गलत होगा। दोनों के पास हो सकता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन के पास भी हो सकता है। और हम लोग कुछ डेटा याद रखेंगे कि किसका किसका मैटर वेव कितना होता है, वेवलेंथ। तो प्रोटॉन के लिए, क्योंकि देखिए इससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, ये सब डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। प्रोटॉन का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 0.286 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। और ध्यान रखना यहां सब जगह वी क्या है? वोल्टेज। अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं ना किसको बोलते हैं? पार्टिकल, इसको बोलते हैं He2+। He2+, हीलियम जो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। और इसका होता है 0.101 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा ड्यूट्रॉन का, ड्यूट्रॉन ये होता है 0.202 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। इसमें कम से कम पहला और दूसरा तो याद रखना है आपको, पहला और दूसरा तो याद रखना ही, ठीक है? पहला और दूसरा आपको याद रखना है। अगला हेडिंग डालिए, नहीं लिखे थे? लिख दीजिए।
ये सारे तो चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि वोल्टेज तभी होगा, वोल्टेज से किसी को एनर्जी तभी दे सकते हैं जब वो क्या हो, चार्ज हो। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, Q इंटू V। तो चार्ज होगा तभी वोल्टेज का यूज पड़ेगा और तभी काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। तो अगर वोल्टेज है सब जगह, मतलब ये सारी चीज किसके लिए है, चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन का जो सेकंड आइसोटोप होता है, तो H प्लस, लेकिन इसका मास होता है 2, ये याद रखना, ऐसा सिंबल होता है। एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन मास नंबर किसका है, 2 है। इसको D प्लस भी कहते हैं, इसको D प्लस भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा D2O हैवी वाटर, वो ये ड्यूटेरियम का ऑक्साइड जो होता है वो है। और प्रोटॉन तो आप जानते ही हैं, ये पॉइंट लिख लिए। ये सारे चार्ज पार्टिकल्स का है, लेकिन हमने क्या लिखा कि मैटर वेव सिर्फ चार्ज पार्टिकल के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैटर वेव न्यूट्रल पार्टिकल्स के पास भी हो सकता है। तो न्यूट्रल पार्टिकल कौन सा आप जानते हैं, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के पास भी होता है। हम लोग इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर लिए, अल्फा पार्टिकल का कर लिए, प्रोटॉन का कर लिए, न्यूट्रॉन का कर लिए। अच्छा, अगर आपको ये सब फॉर्मूला याद ना रहे एग्जाम में, भुला जाए, हालांकि भुलाओगे तो नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स में कुछ डेटा आपको याद रखना है। लेकिन फिर भी मान लीजिए एग्जाम में आप भुला गए और समय है, तो क्या करेंगे समय में, नहीं फॉर्मूला याद है तो ये वाला तो याद रहेगा ना भाई। H/P होता है, P को √2mK कहते हैं और K होता है Q × V। अब सब वैल्यू रखिए, H का वैल्यू तो पता ही है, मास तो पता ही है, चार्ज पता ही है, फिर रख के कैलकुलेट कर देना। ये मुश्किल तो है नहीं। हम डेटा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आसानी से बनेगा और ये हर फैकल्टीज बताते हैं अपने बच्चों को। तो जो बच्चा इसको याद कर लेता है, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो बार बार याद हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे याद होगा इतना डेटा, लेकिन धीरे धीरे वो आपको याद हो जाएगा। बार बार पुट करके दो चार बार सवाल करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में ये करना है, इससे करोगे डेटा से तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। हम लोग मैटर वेव न्यूट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, तो हेडिंग डालिए, मतलब ये भी सब हेडिंग ही है, डी ब्रॉगलीज के अंदर ही बात कर रहे हैं, तो सब हेडिंग डालिए। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद थर्मल न्यूट्रॉन। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ associated with थर्मल न्यूट्रॉन। कौन सा न्यूट्रॉन के लिए, मतलब न्यूट्रॉन्स के पास भी वेवलेंथ होता है, ये हम लोग बात कर रहे हैं। और थर्मल न्यूट्रॉन मतलब जिसके पास टेम्परेचर भी है। तो अगर टेम्परेचर होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी किसी भी थर्मल न्यूट्रॉन के पास होता है 3/2 kT। कितना होता है, T क्या है, टेम्परेचर केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन। K क्या है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। K क्या है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये बेसिकली होता क्या है, R/Na, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर को कहते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता चल गया तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है H/P या H/√2mK। बोलो, m क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो आपको पता है। कितना होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बराबर ही होता है, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, -27 kg होता है। तो लैम्डा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो H/√2m, और Ke के बदले क्या लिख दोगे, 3/2 kT। तो 2 कट जाएगा, लैम्डा हो जाएगा H/√3m kT। ये सवाल आपके पैकेज का पहला एग्जाम्पल यही है। अपना पैकेज खोलेगा तो पहला एग्जाम्पल यही है उसमें। H का वैल्यू पता है हम लोग को, 3 भी पता है, m भी पता है, K भी पता है, सब रख दोगे तो ये आता है 30.9 /√T एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है थर्मल न्यूट्रॉन का। सीधा सा टेम्परेचर दिया रहेगा, आप उसको पुट करेंगे, वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। ये लिख लो और इस पर एक सवाल भी कर लेंगे। सवाल कर लेना, कैलकुलेट डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ of thermal neutron at room temperature 27 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना ये T क्या होता है, टेम्परेचर, किसमें, केल्विन में। 27 डिग्री सेल्सियस को 300 केल्विन रख के निकालना। निकालिए इसका आंसर। तो बस सीरीज का फॉर्मूला पुट करना है इस वाले में, रख दीजिए। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30.9 बाय रूट 300 एंगस्ट्रॉम, और 300 का रूट कितने के आसपास होगा, 289 का 17 होता है, और 441 400 होता, सॉरी 400 ज्यादा हो गए, 324 होता है 18 का, तो 17.5 होगा, 34 कुछ वैसा। उससे डिवाइड करोगे तो ये लगभग 1.8 एंगस्ट्रॉम आएगा। 8 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.8 एंगस्ट्रॉम। देखिए कैलकुलेशन ये वाला याद रखने से आपके साथ क्या होगा कि आपके आंसर एक लाइन में आएंगे, नहीं तो इतना रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये दिक्कतें होती है, ये ध्यान रखना। अब यहां पे हम एक पॉइंट बताने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर आप पूछिएगा सर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे 2021 में ये बात पूछ दिया जेईई मेंस, जो कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं, सुने थे नाम कभी, नहीं सुने थे, सुने थे, कहाँ सुन लिए, अच्छा हाँ, तो ये कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख ले रहे हैं क्योंकि जेईई मेंस में एक सवाल 2021 में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिखेंगे, लिखिए इसके नीचे, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, नोट करके लिखिए, the above calculated wavelength is comparable to interatomic spacing in a crystal. Is comparable to interatomic spacing in a crystal. Interatomic spacing in a crystal. ठीक है, ये जो वेवलेंथ है एंगस्ट्रॉम रेंज में, एटम्स के बीच का जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस होता है वो भी इसी रेंज में होता है, एंगस्ट्रॉम रेंज में होता है, फुल स्टॉप। दिस इज वाई thermal neutrons can be used for diffraction experiments. अब बताओ डिफ्रैक्शन कैसा फेनोमेनन है, वेव फेनोमेनन। तो न्यूट्रॉन भी डिफ्रैक्शन शो करता है और इलेक्ट्रॉन भी, दोनों डिफ्रैक्शन शो करता है, और इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। क्या बोलते हैं, मतलब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है उसको पता करने के लिए मैटर वेव का यूज किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन का वेव कैरेक्टरिस्टिक का यूज किया जाता है। तो इसके बगल में यही पॉइंट लिख लीजिए, क्रिस्टलोग्राफी। and Bragg's equation. लिखिए the diffraction phenomenon, इसमें लिखिए the diffraction phenomenon shown by
thermal neutrons shown by thermal neutrons and electrons are used for studying crystals, full stop। और ब्रैग्स इक्वेशन क्या है? ये कहता है 2d sin थीटा जो होगा, 2d sin थीटा जो होगा वो लैम्डा के बराबर होता है, वेवलेंथ के बराबर। और वेवलेंथ कितने के बराबर होता है? h बाई पी के बराबर, या उसको आप h बाय √2m के भी लिख सकते हो। एनर्जी से ऐसे रिलेट होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फॉर्मूले में क्या क्या टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले में d क्या है? d है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। d क्या है? इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। थीटा क्या है? फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, कहीं कहीं ना स्कैटरिंग भी लिखा रहता है। तो स्कैटरिंग हालांकि अलग चीज होता है, लेकिन ये भी वर्ड लिखा रहेगा तो यही समझना है। थीटा क्या है? वह एंगल जहां पर पहला मैक्सिमम मिलता है, पहला मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है डिफ्रैक्शन का या स्कैटरिंग का। तो डी समझ गए, थीटा समझ गए। बाकी लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। एच क्या है? पी मोमेंटम, के काइनेटिक एनर्जी, एम मास। तो ये लिख लीजिए, इसी को बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। और इस पर बेस्ड हम लोग 2021 जेईई मेंस का सवाल भी कर देते हैं। सॉरी 2021 में नहीं, 2020 जेईई मेंस में आया था। साइड हो रहा है। ठीक है, तो सवाल लिखिए जेईई मेंस 2020। ठीक है, सवाल a beam of electron of energy capital E scatters from a target having atomic spacing of 1 angstrom, मतलब D दिया हुआ है, full stop। The first maximum intensity occurs at theta is equals to 60 degree, at theta is equals to 60 degree। ध्यान रखना ये बात किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के। फाइंड E मतलब एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप लिखेंगे 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय √2m k। तो k को भी हम E लिख देते हैं, एनर्जी। यहां सबका वैल्यू लिख दीजिए। 2d का वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर। sin 60, h का वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻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 ⁻
बाय √2 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर, और E का वैल्यू हम लोग को निकालना है, E का वैल्यू निकालना है। तो ये जो E कैलकुलेट होके आएगा किस में आएगा, जूल में आएगा, क्योंकि सब हम लोग SI सिस्टम में पुट किए, ठीक। और जो भी जूल में आएगा उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे कितने से, मान लो x जूल आया, अगर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा। याद रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर होता है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 जूल कितना होता है, 1/1.7 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो ये काम करना है, यहाँ से आने के लिए डिवाइड करना होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए मल्टीप्लाई। तो आज हम लोग पहला टॉपिक खत्म किए मॉडर्न फिजिक्स का, इसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसकी हिस्ट्री और साथ ही साथ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अगली क्लास में हम लोग फोटोन पिक्चर क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, फोटोन की चर्चा करेंगे पूरा। फिर उसके बाद वाले क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की चर्चा करेंगे, और ये फर्स्ट चैप्टर में यही है। फर्स्ट चैप्टर जो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है आपके एनसीईआरटी में, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, फोटोन थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक। चलिए बाय बाय, टेक केयर।